हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, दिस इज काजल। कल हमने जो पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, सो लेट्स कंटिन्यू इट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ended all the commercial activities of the ईस्ट इंडिया कंपनी। ये स्टेटमेंट कह रहा है जो चार्टर एक्ट 1813 था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म कर दिया था। नहीं, ये 1833 में हुआ था। चार्टर एक्ट 1813 में ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई थी, लेकिन ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी ये कंटिन्यू था, ये नहीं खत्म हुआ था। फिर और क्या हुआ था 1813 में? वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया था, और क्या हुआ था? क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड किया गया था। स्टेटमेंट टू, ये तो गलत हो गया। फिर स्टेटमेंट टू, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल एरिया possessed by the ब्रिटिश इन इंडिया। बिल्कुल सही है। 1833 में क्या क्या हुआ था? सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए कमर्शियल बॉडी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, जो इस वाले स्टेटमेंट में कह रहा था। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे अब क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। पीटी पॉइंट है ये। और क्या किया गया था? जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, इनके जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे, मतलब ले लिया गया था। ओके, तो स्टेटमेंट थ्री है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल्स। नहीं, ऐसा नहीं था, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस सेपरेट हुए थे, ये हुए थे चार्टर या फिर 1853 एक्ट में हुआ था ये। तो हमारे कौन से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, तो हो जाएगा ओनली वन। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 were similar to the actual practices adopted by the Constitution of Independent India? मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेजेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का कौन कौन सा मतलब कि प्रोविजंस लिए गए हैं, उसमें से कुछ चेंजेस के साथ। देखिए ऐसे दिए हैं ऑप्शंस, देखते हैं कौन कौन से लिए गए हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं 1919 में प्रोविजन कौन से आए थे, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें बाइक कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, और डायरेक्ट इलेक्शंस। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसे रिप्लेस किया गया बाई कैमरल लेजिस्लेचर से, जो कि कॉन्सिस्ट था लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट से। ये हमें आज आज के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ देखने को मिलता है? एज ए अपर हाउस एंड लोअर हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो पहला हमारा है डायरेक्ट इलेक्शंस टू दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। डायरेक्ट इलेक्शंस, ये देखिए ये सही हुआ।
डिवीजन ऑफ पावर्स इन फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट, नहीं, ये हमारा हुआ था 1935 एक्ट के थ्रू, ठीक। और बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये देखिए बाइकैमरल लेजिस्लेचर, तो ये भी सही हुआ, ये गलत हुआ। फिर फोर्थ, डायरकी एट द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, ये भी गलत है, ये भी 1935 एक्ट से हुआ था। डायरकी हमारा आया था प्रोविंसियस में, ना कि सेंट्रल में। तो पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो 1 और 3 ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो मतलब कि सबसे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे नजर डालेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कौन कौन से प्रोविजंस हुए थे मोस्टली मीन, तो सबसे पहले तो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन की, लेकिन ये नहीं आ पाया था, क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। और क्या हुआ था, डायरकी का एडॉप्शन हुआ था सेंटर पे, एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर, और जो प्रोविंसेस थे वहां से डायरकी एबॉलिश हो गया था। इसकी जगह पे क्या आया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और क्या आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, किसके लिए, विमेन, लेबर, डिप्रेस्ड क्लास। और क्या आया था, जो पावर्स थे वो डिवाइड हुए सब्जेक्ट्स में, कौन कौन से, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट में। और जो रेजिड्यूरी पावर्स थे वो किसके पास गए, वाइसरॉय के पास। और आरबीआई एस्टेब्लिश्ड हुआ, फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ 1937 में इस एक्ट के थ्रू। तो चलिए अब स्टेटमेंट देखते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ द डायरकी एट द सेंटर, एडॉप्शन ऑफ डायर, ये देखिए ये रहा पॉइंट हमारा, तो ये सही हुआ। इट abolished the Council of India established by the Government of India Act of 1858, ये भी सही है। हमारा एक पॉइंट और है कि काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश किया गया था। इट प्रोवाइडेड फॉर दी सेपरेट, ये देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला ये रहा, डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर, तो मतलब कि हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑल 3 हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। In the Federation established by the Government of India Act of 1935, residuary power was given to the, इजी क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल। ये देखिए ये हमने इस क्वेश्चन में बताया था, ये यहाँ पे वाइस था वही गवर्नर जनरल, बट द गवर्नर जनरल was empowered to authorize either the federal or provincial legislature to enact a law, to enact a law with respect to any residuary matter. Okay, next question. Which of the following elements are introduced by the first time in British India by the Government of India Act 1919? Government of India Act 1919। तो डायरकी एट प्रोविंसेस सही है, सेंटर पे किससे आया था,
1935 एक्ट से। ओके। बाइकैमरलिज्म बिल्कुल सही है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, नहीं, ये नहीं सही है। ये 1909 में आया था मुस्लिम्स के लिए। 1919 में इसे एक्सटेंड कर दिया गया था। एक्सटेंड किसके लिए? सिक्स इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए। फोर्थ, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, नहीं, ये भी इसी एक्ट 1909 के थ्रू ही आ गया था। ठीक है। फिर फिफ्थ, अलोइंग प्रोविंशियल काउंसिल्स टू डिटरमाइन ऑन वुमेन्स वोटिंग राइट्स, बिल्कुल सही है। 1919 एक्ट के थ्रू कुछ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लाया गया, लेकिन किस बेसिस पे? प्रॉपर्टी, इनकम, एजुकेशन के बेसिस पे। तो 1 to 5 सही है। 1 to 5 हमारे सी में मिल रहा है, इसका मतलब सी आंसर सही है, करेक्ट पूछ रहा था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रिफरेंस टू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो देखिए, जो हमारा 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये एहसास हो गया कि इंडियंस को इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करना चाहिए। तो उसी के रिकॉर्डिंग उन्होंने 3 एक्ट्स लेके आए थे, काउंसिल एक्ट। एक था 1861 का, 1892 का और 1909 का। तो 1861 का क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो 1861 के गो थ्रू करते हैं हम लोग। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसमें इंडियंस को नॉमिनेट किया गया, किसके द्वारा? वाइसराय गवर्नर जनरल द्वारा। तो पहली बार किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को शामिल किया, किसी किसी, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। और क्या हुआ था? जो लेजिस्लेटिव पावर था किसका? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का रिस्टोर्ड हुआ। ये ले लिया गया था उनसे, किस एक्ट में? 1833 में। ठीक है, तो वो 1861 में इन्हें वापस मिला। और क्या था इसमें? जो वाइस रॉय था, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसकी लाइफ कितने मंथ की होती? 6 मंथ्स की। ओके, अब चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। इट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा यहाँ का पॉइंट है। ठीक। It established a 15-member council or India to assist the Secretary of State for India, नहीं, ये ये कब स्टेबलाइज हुआ था? ये अभी मैंने ऊपर बताया आपको। इट ended the system of डबल गवर्नमेंट, 1861 से डबल गवर्नमेंट का सिस्टम खत्म हुआ नहीं। ये दोनों किस एक्ट से हुआ? 1858 से हुआ। ठीक है, डबल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया और एक 15 मेंबर काउंसिल स्टेबलाइज्ड हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। ठीक है। और ये जो ये काउंसिल है, ये स्टेबलाइज्ड कब वो एबॉलिश कब हुआ? 1935 में।
ये जो काउंसिल है, ठीक। फिर 4, इट empowered the viceroy to issue ordinances without the concurrence of the legislative council। ये रहा हमारा ये वाला पॉइंट, तो ये भी सही है। हाउ मेनी ऑफ द एबव गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एक, दो, दो स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।